हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज शुरू की है। क्या नाम है उसका? ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम। क्या करते हैं हम इसमें जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें, जैसे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, है ना। और कुछ ना कुछ स्पेशल जो वर्ड आते हैं, है ना, जो हाईलाइटेड होते हैं और जिनको हमें किसी भी आयु वर्ग में हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है। इस तरह के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज इसी कड़ी में ये दूसरा हमारा एपिसोड होगा। और दूसरे एपिसोड में क्या शुरू करने वाले हैं? कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक डिक्शनरी है, उसने एक नया शब्द अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है। क्या है वो नया शब्द? ये है पैरासोशल। क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसी तरह के आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो, पैरासोशल शब्द है, ये तो इतना खास नहीं है, बस ये क्यों शामिल किया है ऐसे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ किया है। हाँ, पैरासोशल होता क्या है? पैरासोशल होता क्या है समझते हैं। देखो, पैरासोशल वह एक तरफा रिश्ता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, जैसे सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट क्रिएटर है या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को इतना फॉलो करने लगता है कि उसको, उस व्यक्ति को लगता है कि उनके रूप में, मतलब वो पर्सनैलिटी और उसके बीच में व्यक्तिगत रिश्ता बन गया है। जबकि दूसरी तरफ वो सेलिब्रिटी उसको जानता भी नहीं है कौन है ये। मतलब इस तरह का उसका उससे लगाव हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं भाई? ये रिश्ता कभी कभी प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन अधिक जुड़ाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी लोग उससे प्रेरणा लेकर अच्छे काम कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव कर सकता है। अच्छा, अवास्तविक उम्मीदें बनाना। देखो, अभी देखो क्या है, इससे क्या बनती है? अवास्तविक उम्मीदें बन जाती हैं, अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, खुद की तुलना करने से तनाव बढ़ता है, सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी होती है। अच्छा, ठीक है। अ, सलाह तो बाद में देखनी है, पहले यह शब्द क्यों जरूरी है। देखो, डिजिटल युग में जब लाखों लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, तब पैरा सोशल संबंध आम हो गए हैं। मतलब पैरा सोशल दूर से ही संबंध बना लेना, सोशल बन जाना, लेकिन पैरा पैरा मतलब दूर से। लोग किसी कलाकार, यूट्यूबर, एक्टर्स की लाइफ स्टाइल, आते हैं और निजी बातें देखकर जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, वो दिखाने को कर रहे हैं ये सब। सलाह क्या है समझो। पैरा सोशल एक ऐसा शब्द है जो एक यह बताने में मदद करता है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से हमारी भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं। डिजिटल संतुलन डिजिटल संतुलन के लिए इसे बनाए रखना आवश्यक है। देखो, ये चीज़ें करो, लेकिन इसको पॉजिटिव अगर रिजल्ट चाहते हो, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हो अपने ऊपर, तो अच्छी चीज़ है। अगर नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हो तो ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा है नींद से जुड़ा पेशा अपनाएं, बने स्लीप कंसल्टेंट। ये क्या मामला है? स्लीप कंसल्टेंट ये क्या भाई? ये नई जॉब है, ये नई दिख रही है। मतलब क्या? एक पेशा है, पेशा, एक तरह का पेशा आ गया भैया। क्या? स्लीप कंसल्टेंट का क्या है जी ये? सुनो, कभी आपने सोचा है कि सोना भी एक करियर बन सकता है? मतलब सोने सोने की सलाह देना, सोना कंसल्टेंट देना, कंसल्टेंसी देना सोने की, ये भी एक पेशा बन सकता है। हाँ भैया, बन सकता है। ये क्या है समझ लेते हैं पहले। स्लीप कंसल्टेंट वे विशेषज्ञ होते हैं जो लोगों को उनकी नींद से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं, और ये व्यक्ति की जीवन शैली, दिनचर्या, वातावरण या विश्लेषण करके नींद सुधारने के उपाय सुझाते हैं। भारत में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि क्योंकि व्यस्त जीवन शैली और तनाव के कारण नींद की समस्याएं अहम हो गई, मतलब नींद की समस्याएं आम हो चुकी हैं। नींद से बहुत लोग परेशान, नींद नहीं आ रही लोगों को, खासकर नवजात शिशुओं के माता पिता, खासकर उन लोगों को जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, नवजात हैं। अच्छा जी, स्लीप सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? देखो, अब देखो, जैसे हर पेशे में शिक्षा जरूरी होती है, वैसे ही स्लीप कंसल्टिंग में भी प्रमाणित कोर्स आपको विशेषज्ञता और विश्वसनीयता दोनों देते हैं। अच्छा, ये आपके ज्ञान को मजबूत करते हैं और क्लाइंट्स के बीच भरोसा, भाई जिसको आप समझाओगे उसको पता तो हो कि आप पढ़े लिखे हो, इसके बारे में आपने कोर्स कर रखा है, मेहनत की है, तभी तो आप पे भरोसा करेगा, तो इसलिए जरूरी है। करें सर्टिफिकेशन कोर्स। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक स्लीप एंड पेरेंटिंग के अनुसार भारत में स्लीप कंसल्टेंट बनने के लिए सबसे पहला कदम मान्यता प्राप्त स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स करना है। मतलब सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड कोर्स करना होगा। डिग्री लेने के बाद आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ओके, योग्यता क्या है इसके लिए? योग्यता कौशल क्या चाहिए? स्लीप साइंस, साइकोलॉजी में डिग्री या कोर्स हो आपके पास, स्लीप डिसऑर्डर और उपचार की समझ हो, क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर और कैसे उपचार होगा उसकी थोड़ी बहुत समझ हो, संवाद कौशल, मेन तो यही है, संवाद कौशल और लोगों से जुड़ने की क्षमता। देखो, बाकी चीज तो हो जाएंगी, आपको संवाद करना चाहिए, मतलब आप कैसे लोगों से बात करते हैं, इफेक्टिव बात करने का तरीका आप पे हो, धैर्य, सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। ओके, जरूरी बातें देख लो। देखें कि कोर्स स्लीप साइंस या पीडियाट्रिक्स से जुड़ी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित हो।
अच्छे कोर्स में केस स्टडी और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस शामिल होती है, मतलब वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है ना उनकी प्रैक्टिस भी कराते हैं अच्छे कोर्स में, ये खासियत होती है। अच्छा संस्थान कोर्स के बाद भी, यानी कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी गाइडेंस और कम्युनिटी सपोर्ट और अपडेटेड नॉलेज आपको देता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। संभावनाएं क्या क्या हैं इसमें भाई, कर भी लिया संभावनाएं। स्लीप क्लिनिक खोल सकते हैं, अस्पतालों में विशेषज्ञ बन सकते हैं, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में सलाहकार बन सकते हैं, निजी प्रैक्टिस के रूप में काउंसलर बन सकते हैं, और पेरेंटिंग कोच या बेबी स्लीप ट्रेनर के रूप में करियर बना सकते हैं। एआई का उपयोग, एआई मतलब एआई कैसे सहयोग करेगी इसमें, ये स्लीप एनालिसिस में बड़ा सहायक बन चुका है। नींद के पैटर्न का डेटा विश्लेषण कर स्लीप कंसल्टेंट को सटीक और निदान बेहतर सुझाव देने में मददगार है। चलो अब देखते हैं थोड़ा हेल्थ से संबंधित कुछ चीज़ें, हेल्थ और न्यूट्रिशन से, डाइट एंड न्यूट्रिशन है ना, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये क्या मामला है। मूंगफली के बारे में बताया है इसमें, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो आज है मूंगफली के बारे में, मूंगफली हमारे लिए कैसे उपयोगी है और कहाँ कहाँ हम किस तरह से यूज़ करें उसका जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। देखो मूंगफली स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों को या बड़ों को डाइट में सरल तरीके से प्रोटीन लेने का ये बेहतर विकल्प है, प्रोटीन बढ़िया देती है। लेकिन लेकिन समझ लो भैया, लेकिन जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है या गैस की समस्या है उन्हें मूंगफली कम मात्रा में खाना चाहिए लेकिन कम मात्रा में। जानते हैं मूंगफली कितनी फायदेमंद है और किन्हें ये परहेज की जरूरत है। ओके, सबसे पहले समझो, पोषक तत्वों के भरपूर, मतलब मूंगफली में पोषक तत्व होते हैं। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन B6 भी होता है, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं सब। इनके अलावा ये फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब कुल मिला के है कि बहुत कुछ जो हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, काफ़ी चीज़ों को ये पूरा कर देती है, रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक पूरा कर देती है। ओके, अच्छा कच्ची मूंगफली ना खाएं, अब ये समझो थोड़ा, कच्ची मूंगफली खाने से बचें, इसमें फंगस होता है। अब फंगस भैया कई तरह की फंगस होती है, हालांकि यदि मूंगफली आपको हरी दिखे या लगे सिल गई हो, मतलब लगे मतलब भैया हरी टाइप की हो, तो उसे ना खाएं, ये परेशानी कर सकती है, परेशानी पैदा कर सकती है। अच्छा जी, अब देखो ये लोग करें मूंगफली से परहेज, कौन किसको मूंगफली नहीं खानी चाहिए। यदि आपका वजन ज़्यादा है, पाचन से जुड़ी समस्याएं हो, मूंगफली से एलर्जी है, या गठिया या यूरिक एसिड आपका बढ़ता है और इस तरह की समस्याएं, तो भैया मूंगफली मत खाओ, ये मूंगफली नुकसान कर सकती है आपको। मूंगफली खाने का सही तरीका समझ लें, सही तरीका क्या होता है मूंगफली खाएं, सही तरीका क्या है उसका। मूंगफली को रात में भिगोकर सुबह खाना ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब भिगो दो रात को और जब वो उसमें पानी सोख ले, फूल जाए, और तब उसको खाना है। मूंगफली को डीप फ्राई करके नमक डालकर खाने से, मतलब डीप फ्राई कर दिया, तेल में फ्राई कर दिया और नमक डाल दिया उसमें, इसको खाने से इसमें कैलोरी और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। मतलब जो हम खाते हैं ना टेस्टी वगैरह, इस टाइप की मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली, वो नहीं खाना चाहिए, वो खतरनाक है, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। इसे सुबह नाश्ते या फिर लंच में खाना चाहिए। अच्छा, रात को खाना खाने से पहले या सोते समय मूंगफली न खाएं, रात को मूंगफली नहीं खानी, और गांव में ज़्यादातर रात को ही खाते हैं। क्यों नहीं खानी है समझ लो, इसे पचने में समय लगता है एक दिन में। अच्छा, रात को क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये पचने में समय लेती है और रात को हम लोग सो जाते हैं, हमारी बॉडी इनएक्टिव होती है ना, तो भैया रात को सो जाने से मूंगफली पचने में समस्या होती है। अच्छा, एक दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा मूंगफली भी नहीं खाएं, नहीं तो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सीमित मात्रा में ही खाएं, मतलब 50 ग्राम मैक्सिमम है। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे सही से खाएंगे तो, क्या फ़ायदा मिलेंगे। ये हार्ट हेल्थ को बेहतर रखती है, हार्ट को अच्छा रखेगी, वजन कम करने में मदद करती है, स्किन के लिए फायदेमंद है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ब्रेन के लिए फायदेमंद है, कैंसर से बचाने में मदद करती है, हड्डियों मसल्स को मजबूत, देखो कितने फायदे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो हैं ये फायदे हैं। और भैया लेकिन उल्टे तरीके से खाओ नुकसान भी कर देगी। ये कौन बता रही है, पूनम तिवारी जी हैं, ये हैं लखनऊ की डाइटिशियन पूनम तिवारी, उन्होंने ये बात बताई है, ऐसे नहीं है कुछ भी दे। अच्छा, अब देखते हैं अगला। हाँ, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, अभी जो है मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि हम उसने बताया कि भाई पिछले साल के मुकाबले 7.7% पैदावार बढ़ गई है इस साल। किसकी, खाद्यान्न की, खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें, गेहूँ, जौ, धान, ये सब। अब अच्छा, नई दिल्ली से एक रिपोर्ट आई है, देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट निकालता है। कृषि मंत्रालय ने पिछले शनिवार को रिपोर्ट जारी की खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर, मतलब आंकड़े जारी किए, तो उसने बताया 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हुआ था, और 24 में खाद्यान्न बढ़कर कितना हो गया है, 357.73, यानी 7.71%, लगभग 8% की वृद्धि हो गई भैया खाद्यान्न में। मंत्रालय ने इस साल भी खाद्यान्न रिकॉर्ड बढ़ोतरी की आशा जताई है, मतलब ये बोला है कि इस साल भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। देखो इन फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन एक नजर में देख लो।
कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मोटा मोटा समझो चावल, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न मतलब खाई जाने वाली फसलें। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, ऐसे बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन के 16%, 8-8% की वृद्धि हुई है। ये तो जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए आंकड़ा है। बाकी नॉर्मल आदमी के लिए समझ लो कि भाई बढ़िया बढ़िया है, ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, खाद्यान्न बढ़ा है। अच्छा, दालों में भी अच्छी वृद्धि हुई है। देखो दालों में अच्छी वृद्धि हुई है, इसको अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि भैया हम दालों का आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास दालें खूब होती हैं। हम दालों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है देश है, सबसे बड़ा उत्पादन करता देश है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं, फिर भी हम आयात करते हैं। ठीक है, देश में 24-25 में कुल दालों का उत्पादन कितना, 256.83 लाख टन। ओके। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? अनुकूल मौसम रहा है, बेहतर बीज व तकनीकी साधनों में वृद्धि हुई है, सरकारी योजनाओं का सीधा प्रभाव पड़ा है, उर्वरक सीधी मात्रा में उपलब्धता अच्छी हुई है, सुधार हुआ है, एमएसपी और खरीद का भरोसा बढ़ा है, किसानों की आय में वृद्धि और निवेश हुआ है। ये सब कारण है। अब देखो कुछ जॉब अपडेट हैं। क्या है जॉब अपडेट, देख लेते हैं। हाँ, तो अभी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यानी देखो ये JJA यानी जूनियर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है ना, जूनियर नहीं, जॉइंट जूनियर है क्या, एक बार देख लेना। JJJ पद पे छत्तीसगढ़ में 130 पद निकले। ओके, ये हो गया आपका किससे संबंधित, आपका एम्प्लॉयमेंट संबंधित। RRB हाँ नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली। 3,000 से ज़्यादा पद है भैया। 27 नवंबर अंतिम तारीख है उसकी, 25 नवंबर JJ के। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये RRB वाला 27 नवंबर तक कर दो अप्लाई। ओके। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, PGCIL ट्रेनी लॉ ऑफिसर की संख्या 7 ही है, मात्र 7 पदों पर भर्ती निकली। 5 दिसंबर तक अंतिम तिथि। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। PGCIL और NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी पद कितने, 122 पदों पर वैकेंसी निकली। 27 नवंबर लास्ट डेट है। ये मैन है भाई हमारा, 3,000 पद निकले RRB में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। ओके, रेलवे की विभिन्न जॉब है उसमें। अब देखो ये है, क्या आप जानते हैं, थोड़ी देखो नॉलेजेबल चीज देख लो। इंसानों के नाखून रोशनी में तेजी से बढ़ते हैं, जबकि अंधेरे में इनकी गति धीमी हो जाती है। ये फैक्ट है कुछ अलग से, रोचक रोचक तथ्य है ना। दुनिया का सबसे छोटा मेंढक कितना है, 7.7 मिलीमीटर का है, MM का है, बस 7.7 mm का, कितना छोटा है देख लो है। ये रोचक तथ्य है। लूना मोथ नाम का पतंगा के मुंह नहीं होता, इसलिए वह अपने जीवन भर खाना ही नहीं खाता। लूना मोथ मुंह ही नहीं होता उसका। ग्रीनलैंड शार्क 500 साल तक जीवित रह सकती है। कौन, ग्रीनलैंड शार्क। समुद्री खीरा अपने शरीर को जरूरत पड़ने पर तरल जैसा मुलायम बनाता है। कौन, समुद्री खीरा। मनुष्य का एक बाल 100 ग्राम वजन उठा सकता है, जो हमारा एक बाल है ना, 100 ग्राम वजन उठा सकता है, इतना उसमें पावर होती है। मडपोर्ट झील उबलता कीचड़ है, क्या है मडपोर्ट झील। ओके, चलिए फिटनेस मंथ देख लेते हैं। फैटी लीवर को दूर करने के आसान तरीका। आजकल देखो फैटी लीवर की समस्या हो रही है क्या फैटी लीवर, पहले समझो किसने बताया, डॉक्टर साहिल माहेश्वरी MD, योग विशेषज्ञ, योगग्राम हरिद्वार, इन्होंने सलाह दी है। फैटी लीवर है क्या, पहले ये समझो। लीवर में अत्यधिक वसा का जमाव फैटी लीवर डिसीज कहलाता है। मतलब उसमें ज़्यादा फैट जमा हो जाए लीवर में तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। ओके, मतलब वसा जम जाए। आजकल रिफाइंड ऑयल का बहुत प्रयोग हो रहा है, तली चीज़ें, पैकेज फूड, नई दवाइयों के कारण नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अच्छा, तो भैया उसके क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए? प्राणायाम करें डेली है ना, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम 30 मिनट अभ्यास करें। भ्रमरी प्राणायाम और गायत्री मंत्र भी उच्चारण करें। अच्छा, इन इन जो प्राणायाम है इनका नियमित व्यायाम करें। कैसे, कौन कौन से? मंडूकासन, किसका है, देखिए है मंडूकासन, इस तरह से। क्या है ये? वज्रासन में बैठें, मुट्ठियां नाभि पर रखकर सांस छोड़ते हुए आगे की जोड़ें और 4-5 बार दोहराएं। फिर वक्रासन, दंडासन में बैठकर पैर क्रॉस करें, रीढ़ सीधी रखते हुए शरीर को एक ओर मोड़ें और 30 से 60 सेकंड रुकें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, जमीन पर बैठें, एक पैर मोड़कर दूसरे पैर के ऊपर रखें और शरीर को उसी दिशा में घुमाएं। ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस तरह से यहाँ रखकर ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे। पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेटकर घुटनों को छाती पर लगाएं और गर्दन तक उठाएं। ये हो गया। फिर नौकासन, नौका होती है नाव, उस तरह से पीठ के बल लेटने, हाथ पैर उठाकर नाव जैसी मुद्राएं और 10-15 सेकंड तक रुकें। ओके, अब देखो ये है, इन बातों का ध्यान रखें इनमें। क्या? आसन और प्राणायाम करते समय अच्छा ये ध्यान रखें कि केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मन को भी जोड़ते हुए, मन को भी उसे जोड़ें, केवल शारीरिक क्रिया नहीं करें। कपाल भाती करते समय ध्यान अपने लीवर पर रखें और सकारात्मक परिकल्पना करें कि लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसी बात सोचें। जिन आसनों में पेट पर दबाव पड़ता है तो उस पोज को 2-3 मिनट तक रुक कर करें। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड। क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम सिर्फ पहचान को रिकॉल समझ लेते हैं। मतलब कितना कारगर है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है इसके बारे में समझते हैं, कहाँ भैया नुकसान कर सकता है।
पढ़ाई के समय अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें सब कुछ याद है, लेकिन असली परीक्षा में पेपर देखकर झटका लगता है। यही है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। क्या है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट? क्या है ये? जब दिमाग में गलत भरोसा होता है, दिमाग गलत भरोसा दे देता है कि हमारी मेमोरी परफेक्ट है। यही ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट है। अच्छा जी, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट को पहचान कर स्टूडेंट अपने दिमाग की असली तस्वीर देख सकता है। इससे उसकी तैयारी ईमानदार बनती है और एग्जाम में परफॉर्मेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा जी, कैसे करें इसको, कैसे सुधारा जा सकता है? सेल्फ टेस्टिंग, किताब नोट्स बिना देखे खुद से सवाल पूछें। अच्छा, स्पेस्ड रिवीजन यानी बार बार गैप के साथ, एक बार थोड़ा दोहराया फिर गैप दिया फिर दोहराया, इस तरह से गैप के साथ दोहराना ताकि असली रिकॉल मजबूत हो जाए, ताकि जरूरत के टाइम पे ये रिकॉल हो जाए। फेल्योर चेक, जहाँ अटकते हो वहीं रिवीजन, जहाँ पे लगे कि आपको भाई बिना किताब देखे रिवीजन कर रहे हैं और जहाँ अटक रहे हो वहीं का बार बार रिवीजन करो, ये सब है। ठीक है, चलो तो आज यहीं रोकेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वेयर करिए, ठीक है, लोगों को बताइए और थोड़ा चैनल को बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।